विमान में बैठे ज्यादातर लोग काफी हैरान परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष रंगीला विमान के अगले हिस्से में जा चुका था और वो लगातार कुछ न कुछ चिल्लाते हुए वहां मौजूद बटन दबाता जा रहा था। कुछ ही पलों में एक तेज आवाज के साथ वो विमान शुरू हुआ और बड़ी आसानी से हवा में ऊपर उठने लगा। बिना किसी झटके और बिना किसी तेज आवाज के विमान ने पलक झपकते ही जमीन छोड़ी और वो सीधे अंतरिक्ष की तरफ बढ़ गया। नीचे लेविरिया अब छोटा होता जा रहा था। फिर उस ग्रह का किनारा देखा और देखते ही देखते लेविरिया भी अंतरिक्ष के अंधेरे में एक छोटे से तारे जैसा दिखने लगा। इस दौरान विमान के अंदर खामोशी छाई हुई थी। तभी अचानक अगले हिस्से से रंगीला की वो तेज आवाज पूरे विमान में गूंजने लगी। भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, अंतरिक्ष अप्सरा डिलक्स 2.0 में आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। हम अभी लेविरिया के मेहरबान गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल चुके हैं और आगे का सफर, अरे वाह क्या सफर है। मैं अभी कुछ खास जगहों की झलक दिखाऊंगा जो हम रास्ते में देखेंगे। ये सुनते ही छोटू ने ध्रुवांश की तरफ झुकते हुए दबी हुई आवाज में सवाल किया, एक बात बताओ, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहता है या फिर आज इसने अपनी दौरे पड़ने की गोली नहीं खाई? इस पर ध्रुवांश ने अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया, मैंने इसके साथ सिर्फ एक बार सफर किया है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। तभी रंगीला कुछ देर बाद बाईं ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, अब अपनी नजरें बाईं तरफ घुमाइए और इस विशाल अंतरिक्ष का मजा लीजिए। आपके बाएं तरफ है प्लेनेट लाहोते। जी हाँ, लाहोते, जिनके अपने भी पूरी तरह अपने नहीं होते, वो घूम फिर कर पहुंच जाते हैं प्लेनेट लाहोते। सोचा अपना घर था, निकला पराया। यही सोचते सोचते हर इंसान लाहोते चला आया। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कोई समझता नहीं है आपको, तो आइए हमें बताइए, हम लाहोते की नागरिकता भी बेचते हैं, लेकिन उसका पैसा अलग से लगेगा। सबने बाईं खिड़की से बाहर देखा, जहां एक हल्का सफेद प्लेनेट नजर आ रहा था। उसे देखकर ध्रुव के दिमाग में यही आया कि वाकई एक ऐसी जगह लग रही थी जहां लोग अपनों से टूट कर जाते होंगे। इस बीच लड़कियां तो हंस रही थीं, मगर छोटू ने परेशान होते हुए कहा, भैया क्या आपके पास कोई नुकीली चीज है? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, क्यों, इस रंगीले का खून करना है क्या तुझे? देख छोटू, हमें रास्ता पता नहीं है और ना ही हम उस राय खिलावन को जानते हैं, इसलिए हमें इसे झेलना तो पड़ेगा ही। तब छोटू ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया और आंख भरते हुए कहा, तो भी नुकीली चीज दे ही दीजिए, कम से कम मैं अपना कान तो फोड़ लूं। उसकी इस बात पर सभी के चेहरों पर हंसी आ गई, लेकिन छोटू तो सच में काफी परेशान दिख रहा था। इतने में रंगीला की आवाज में एक अजीब सा उदासी भरा नाटक सुनाई दिया, और सीधा ऊपर देखो, नहीं और ऊपर, हाँ वहीं, वहां मेहनत की नहीं सिर्फ ताने की कद्र। देवियों और सज्जनों, वो है प्लेनेट विकादर, जहां सपने देखना बर्बाद है और हुनर को कहते हैं बेकार। इंसान को तराजू में तोलना ही है यहाँ का आचार। अगर आपको भी कोई कहे कि आप किसी काम के नहीं, तो जरूर उसका पुश्तैनी घर होगा यहीं कहीं। यह सुनकर छोटू के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से कहा, जो काम जायरन नहीं कर पाया वो ये रंगीला कर सकता है। 3 सुपर योद्धाओं को अपनी बकवास से ही मार सकता है। यह सिलसिला काफी देर तक चलता गया और रंगीला उन्हें तरह तरह के ग्रह दिखाते हुए अपनी अतरंगी शायरियां सुनाता जा रहा था। इस दौरान धीरे धीरे उनके सफर ने एक लय पकड़ ली थी और रंगीला की लगातार चलने वाली बातें भी अब थोड़ी कमजोर हो गई थी। इस बीच ध्रुव अपनी जगह पर बैठे हुए बड़े गौर से सब कुछ देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि कैसे वहां मौजूद 7 लोग बिना किसी से कुछ कहे अपने आप ही एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनकी आपस की समझ और बातचीत का एक बहुत ही सहज तरीका था। वहीं दाईं तरफ की खिड़कियों के पास लैला और अरान्या बैठी हुई थी। ध्रुव और छोटू को इस बात की काफी हैरानी हुई कि उन दोनों ने इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लिया था, खास तौर पर तब जब वो दोनों ही ऐसी इंसान थी जो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती थी। इस सब के बीच इरा अपनी जगह से उन दोनों को लगातार देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दिलचस्पी थी, ठीक वैसी दिलचस्पी जो वो हर उस चीज में दिखाती थी जिसे वो सच में समझना चाहती थी। ध्रुव को याद आया कि पिछली रात ईरा ने उससे लैला के बारे में बात की थी। उस वक्त ईरा ने धीमी आवाज में ध्रुव से कुछ कहा था, जिसके बारे में याद करते हुए उसने फुसफुसाते हुए फिर से कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ध्रुव, इसकी आंखों में ध्रुवांश के लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखता है। देखो कैसे बातों के बीच बीच में वो एक नजर ध्रुवांश की तरफ देख ही लेती है। इस दौरान व्योमेश कुछ लिखने में मग्न था, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं थी। इस बीच ध्रुव, छोटू और ध्रुवांश भी एक दूसरे से थोड़ी बातें कर रहे थे, जिसके जरिए वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान रहे थे। तभी छोटू ने आंखों में दिलचस्पी लिए ध्रुवांश से पूछा, एक बात बताओ, तुमने उस मीनार में जो शक्तियां इस्तेमाल की थी वो अमर शक्तियां थी ना? मैंने सुना है कि अमर शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। लिविरिया छोड़ने के बाद से ही ध्रुवांश ज्यादातर खामोश ही रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक ठहराव था, जैसे वो सही वक्त आने पर ही कुछ बोलना चाहता था। फिर उसने बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया, आपने ठीक पहचाना, वो अमर शक्तियां ही थी। और सुना तो मैंने ये भी है कि अमर शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, पर यह आजमाना बाकी है।
ये सुनकर छोटू ने हैरानी भरी आंखों से उसे देखा और कहा, कमाल है, सच कहूं तो मैंने कभी भी ऐसी शक्तियों के बारे में नहीं सुना है। वैसे अच्छा ही है कि अमर शक्तियों वाला जायरन के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ है। क्यों भैया? इस पर ध्रुव ने भी अपना सिर हिलाया और तब कुछ देर तक खामोशी छा गई। आखिर में उस खामोशी को तोड़ते हुए ध्रुवांश ने गंभीर आवाज में कहा, क्या आप मुझे जायरन के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैंने उसके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन आप दोनों का तो उससे सामना हुआ था। ऐसे में आपसे बेहतर उसके बारे में कौन ही जानता होगा। क्या वो सच में उतना ही ताकतवर है जितना कहानी और किस्सों में बताया जाता है? उसके सवाल पर ध्रुव और छोटू ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी परेशानी दिख रही थी। फिर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और उसे जायरन की ताकत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। इस दौरान ध्रुवांश बिना एक लफ्ज कहे पूरी बात शांति से सुनता रहा। जब उसने सवाल पूछे भी तो वो भी बहुत सटीक और काम के थे, जैसे खास तरीकों के बारे में, ध्रुव और छोटू के पलटवार के बारे में और लड़ाई के उस वक्त के बारे में जहां बाजी किसी भी तरफ पलट सकती थी। उसके सवालों से ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में जायरन का एक खाका तैयार कर रहा था। आखिर में ध्रुवांश ने भरते हुए कहा, तो वो रहस्यमयी लाल ताकत क्या थी जिसने आप लोगों को बचाया? इस पर ध्रुव और छोटू ने एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा सोचते हुए कहा, वैसे तो हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते, पर हमें अब लगता है कि शायद वो लाल रोशनी कालचक्र की ताकत थी जिसने हमें बचाया था, और वो ताकत जरूर तुम्हारी माँ ने ही इस्तेमाल की होगी। ये सुनते ही अचानक से ध्रुवांश की आंखों में थोड़े जज्बात दिखने लगे, जिसके साथ ही उसने पूछा, माँ, मेरी माँ कैसी है? आप लोगों ने तो उन्हें देखा ही होगा ना? सफर में निकलने के बाद ये पहली दफा था जब ध्रुवांश के जज्बात सच में दिखने लगे थे। इतने में छोटू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया, वो काफी बूढ़ी हो गई हैं, या फिर ये असर शायद सिर्फ अबीसिया जैसी वीरान और बंजर शक्तियों से भरी जगह पर इतने साल तक कैद रहने की वजह से होगा। ऊपर से वहां सही सलामत रहने के लिए उन्हें अपनी काफी शक्तियां भी खर्चनी पड़ रही होंगी। ऐसे में उनका वो बुढ़ापा जायज है। मगर फिक्र मत करो, मेरे ख्याल से जब वो लिवीरिया आ जाएंगी तो यहाँ की शुद्ध शक्तियां सोख कर वापस अपनी असली उम्र में आ जाएंगी। ये बातें सुनते हुए ध्रुवांश अपना सिर हिलाने लगा और उसके चेहरे पर मायूसी और मजबूरी नजर आने लगी। इस बीच वो लोग बहुत से ग्रहों को पीछे छोड़ते हुए सीधे अश्वारा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक ध्रुवांश ने सामने देखते हुए बड़ी ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि जायरन डरा हुआ है, वरना वो अब तक ब्रह्मांड पर अपना सबसे खतरनाक हमला कर चुका होता। इस बार वो पूरी तरह से तैयार रहना चाहता है किसी भी खतरे के लिए। ऐसे में हमारी मुश्किल थोड़ी और बढ़ जाएगी। इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जायरन इस बार पूरी तैयारियां करके बैठा होगा, या पता नहीं उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। ध्रुव ने अपनी बात खत्म की और फिर से खामोश हो गया। वो अब सीधे सामने दिखते अंतरिक्ष की ओर ही देख रहा था। इस बीच छोटू ने एक बार फिर से ध्रुव की तरफ देखा और शक्तियों में कुछ लफ्ज लपेट कर सिर्फ ध्रुव के कानों में भेजे, भैया, ये वही लड़का है जिसकी हमें तलाश थी। मेरे ख्याल से हमारी तिकड़ी को यही पूरा कर सकता है। तब ध्रुव ने भी आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हुए शक्तियां लपेट कर उसे जवाब दिया, हाँ छोटू, यही वो लड़का है। इतने में जहाज के अगले हिस्से से रंगीला की तेज आवाज गूंज उठी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुछ ही देर में अश्वारा दिखाई देगा। खिड़कियों से चिपक कर बैठिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण इंसानों के लिए काफी अच्छा है, बस यहाँ कमबख्त अश्वारियों का थोड़ा खतरा है। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो बस उनकी जी हुजूरी कर लेना और वो इतने में ही खुश हो जाएंगे। खैर, अब सबसे जरूरी बात, कोई चाय पिएगा तो अभी ही राय खिलावन को बता दीजिए, क्योंकि बाद में सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला। कुछ ही पलों में सभी को ऊपर से अश्वारा नजर आने लगा। वो कोई काम नजारा नहीं था, बल्कि कई चीजों का एक जबरदस्त मिश्रण था। वैसे तो अश्वारा एक बहुत बड़ा और खतरनाक ग्रह था। सबसे पहले उन्हें वहां मौजूद ढेर सारे विमान और इमारतें दिखाई दी, एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में। वो सबके सब अलग अलग आकार के थे, जैसे अलग अलग तरह की फौजें कहीं हमला करने की तैयारी कर रही हों। इसके अलावा वहां अनगिनत चींटियां नजर आ रही थीं, जो असल में जीते जागते लोग थे। ये नजारा देखकर रंगीला भी दंग रह गया और उसने अपनी हैरानी जाहिर करते हुए कहा, मैंने इतनी बड़ी फौजी तैयारियां आज से पहले कभी यहाँ नहीं देखी। कहीं ये लोग किसी पर जंग छेड़ने तो नहीं जा रहे? अरे बाप रे, ये घुसपैठिया समझकर हम पर ही हमला ना कर दें। उसके सफर में पहली बार था जब उसकी आवाज में सच्ची फिक्र मौजूद थी। वो एक ऐसे इंसान की सच्ची हैरानी थी जिसने दुनिया बहुत देखी थी, लेकिन ऐसा खौफनाक मंजर आज पहली बार देख रहा था। उसी वक्त ध्रुवांश खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे देख रहा था और ध्रुव की नजरें ध्रुवांश पर ही टिकी हुई थी। उसे एक पल के लिए ही सही, लेकिन ध्रुवांश के चेहरे से वो शांत मुखौटा हट गया था। उसने नीचे फैली उस कद्दावर फौज को देखा और उसके चेहरे पर कोई जोश या उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरी हैरानी थी। उसे अब जाकर समझ में आया कि वो कितनी बड़ी जंग का हिस्सा बनने जा रहा था। ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जो अब उनके सामने पूरी तरह से वजूद में आ चुकी थी। लेकिन कुछ पलों बाद ही उसने अपनी इस हैरानी को काबू किया और उसका चेहरा फिर से एकदम शांत हो गया। मगर लैला उसके ठीक पीछे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसने भी कुछ पलों की घबराहट महसूस की थी। फिर बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ धीरे से ध्रुवांश के कंधे पर रख दिया। ऐसा करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुवांश, हमने एक साथ सब कुछ हासिल किया है, फिक्र मत करो।
ये मुश्किल चुनौती भी हम पार कर ही लेंगे। जब तक हम साथ हैं तब तक कुछ गलत नहीं होगा। ध्रुवांश ने पलटकर तो नहीं देखा, लेकिन उसके कंधे का तनाव अचानक थोड़ा कम हो गया। इस दौरान जहाज का नीचे उतरना बहुत ही आसान था। रंगीला ने वाकई अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया था। जहाज एक तय की गई जगह पर बड़ी शान से उतरा और फिर एक भारी आवाज के साथ उसका दरवाजा अश्वारा की हवाओं में खुल गया। ये वो पहला पल था जब अश्वारा का असली रूप ध्रुवांश और लैला के सामने आया था। वहां की हवा, वहां का तापमान और उस ग्रह की रोशनी, ये सब कुछ इतना अलग और खास था जिसे किसी भी तस्वीर या कहानी में बयां नहीं किया जा सकता था। ध्रुव के दिमाग से पहले उसके फेफड़ों ने उस हवा को पहचान लिया था। वो दरवाजे के पास जाकर रुका और उसने गहरी सांस भरते हुए उस हवा को अपने अंदर खींचा। अपने घर मार्कस से इतनी दूर होने के बावजूद उसे बहुत वक्त बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने घर लौट आया था। आखिर घर इमारतों से नहीं बल्कि परिवार से बनता था और उसका परिवार इस ग्रह पर ही था। विमान का दरवाजा अभी पूरी तरह से नीचे भी नहीं आया था कि तभी अचानक बाहर का नजारा देखकर अंदर मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए। दरवाजा जैसे ही जमीन से टकराया तो पलक झपकते ही हथियार पकड़े अश्वारियों की एक पूरी टुकड़ी ने विमान को चारों तरफ से घेर लिया। इतना ही नहीं, खूंखार अश्वारियों के चमकते हथियार सीधा विमान के दरवाजे की तरफ तने हुए थे। उनमें से एक भारी भरकम अश्वारी सैनिक ने सीधे रंगीला की तरफ घूरते हुए अपनी खुरदरी और गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम और यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? हम तुम्हें जवाब देने के लिए सिर्फ 5 तक की गिनती का वक्त देते हैं, वरना तुम यहीं काट दिए जाओगे। ये खौफनाक आवाज और उन खूंखार चेहरों को देखकर रंगीला की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो घबराहट में हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी ध्रुव ने आगे बढ़कर रंगीला के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। रंगीला को तसल्ली देने के बाद ध्रुव बड़ी शांति से चलते हुए दरवाजे के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए सैनिकों से कहा, हम वापस आ गए, जाकर जात्राक और बाकी लोगों को हमारे आने की इत्तला कर दो। ध्रुव की आवाज सुनते अश्वारी सैनिकों ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। ध्रुव के साथ साथ जब उनकी नजर पीछे खड़े छोटू और व्योमेश पर पड़ी तो उनके तेवर अचानक से बदल गए। वो फौज तुरंत उन तीनों को पहचान गई थी। अगले पल सभी सैनिकों ने इज्जत से अपने हथियार नीचे कर लिए और बिना कोई सवाल किए उनमें से कुछ सैनिक तेजी से जात्राक और बाकी लोगों को खबर देने के लिए वहां से दौड़ पड़े। उनके वहां से जाते ही ध्रुव ने डरे सहमे रंगीला की तरफ मुड़कर देखा। रंगीला अभी भी अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा हुआ था। उसे देखकर ध्रुव ने मजाक भरे अंदाज में कहा, क्या हुआ दोस्त, गीली हो गई पीली पतलून तुम्हारी? घबराओ मत यार, ऐसे ही होते हैं अश्वारी। ध्रुव की बात सुनकर रंगीला ने झेपते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। वहीं पीछे खड़ा छोटू अब खुद को रोक नहीं पाया और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। जैसे को तैसा मिला, बहुत मजा आया। अब जबकि अश्वारा पहुंच गए ध्रुव और उसके साथी, तो कब निकलेंगे वो अबीसिया के लिए, ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक शैतान पर हमला करने के लिए? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। ध्रुव के कहने पर जात्राक और सभी लोग विमान के पास इकट्ठा हो गए थे। फिर जैसे ध्रुव, छोटू और बाकी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे तो जात्राक ने तुरंत आगे बढ़कर राहत भरी सांस लेते हुए कहा, जब रेगा में तुम दोनों का विमान क्रैश हुआ था तो यहाँ सबकी सांसें अटक गई थी। हमारा तुम लोगों से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। हम तो रीगा में अपने कुछ योद्धा भेजने की तैयारी कर रहे थे, ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन हिनीसा और आचार्य विदुर ने हमें रोक लिया। उन्होंने हमसे कहा कि तुम पक्का वापस आओगे, हमें बस थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इतना कहकर जात्राक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बात आगे कही, और सच कहूं तो हमारे इंतजार का वो सब्र भी अब बस टूटने ही वाला था, इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग सही सलामत यहाँ आ गए। जात्राक की ये बात सुनकर ध्रुव ने भी मुस्कुराए हुए हामी भरी और फिर उसने सभी के सामने कहा, माफी चाहूंगा, लेवीरिया के सुपर योद्धा को लाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ पीछे की तरफ किया जहां ध्रुवांश और लैला खड़े थे। फिर ध्रुव की नजर वहां मौजूद बाकी लोगों पर गई। भीड़ में आचार्य विदुर अपनी उसी पुरानी शांति के साथ खड़े थे। उनकी नजरें ध्रुव पर टिकी थी, बिल्कुल किसी ऐसे उस्ताद की तरह जो अपने शिष्य को किसी खतरे से लौटता हुआ देख चुपचाप इस बात का अंदाजा लगा रहा था कि उस खतरनाक सफर ने उसके शिष्य पर क्या असर डाला था। वहीं पास ही खड़ा हट्टा कट्टा निंजा छोटू और अरान्या को देखकर बेहद खुश हो रहा था। वहीं नीसा अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ी थी और उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों एक साथ झलक रहे थे। और इन सबसे थोड़ा आगे खड़ी थी ध्रुविका। उसकी तेज निगाहों ने ध्रुव को सीढ़ियों के नीचे आने से पहले ही अच्छी तरह देख लिया था। वो भागकर उसके पास नहीं गई, जिसे देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल वो समझ गया कि उसकी छोटी बच्ची अब ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ी बड़ी हो गई थी। इस मजबूरी में ध्रुव ने आ भरते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है कि मैं अपनी बच्ची को तब से लेकर आज तक बड़े होते देख ही नहीं पाया। फिर मजबूरी में आ भरते हुए वो ध्रुविका के पास चलता गया। इस दौरान ध्रुविका उसके लौटने से बिल्कुल हैरान नहीं थी। उसे पक्का यकीन था कि ध्रुव लौट कर आता और वो बस इसी यकीन के सच होने का इंतजार कर रही थी।
ध्रुविका धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंची और ध्रुव ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। ध्रुविका ने भी बिना कोई खास जज्बात दिखाए बस हालात की नजाकत को समझते हुए कसकर उसे पकड़ लिया। फिर उसने ध्रुव के कंधे पर अपना सिर रखते हुए दबी हुई आवाज में कहा, पापा, ये सब कब खत्म होगा? हम कब वापस अपने घर जा पाएंगे और एक साथ खुशी खुशी रह पाएंगे हमेशा के लिए? इस पर ध्रुव ने उसे उसी प्यार से कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया, बहुत जल्द मेरी बच्ची। इस बार पापा ये ध्यान रखेंगे कि वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसके बाद हम सब खुशहाली से बाकी की जिंदगी साथ बिताएंगे। कुछ पलों के लिए ध्रुव ने उसे वैसे ही गले लगाए रखा और उस दौरान आसपास की भारी भरकम फौज और लोगों की वो भीड़ जैसे उसके लिए पूरी तरह से गायब हो गई थी। वहीं दूसरी ओर छोटू और निंजा का मिलना थोड़ा अलग था। निंजा ने उसे कसकर गले लगा लिया था, जिससे छोटू भी एक पल के लिए सकपका गया। आखिर निंजा का शरीर लोहे से भी ज्यादा मजबूत जो था, ऊपर से वो सभी को सही सलामत देखकर बेहद खुश भी था। कुछ ही दूरी पर खड़ा ध्रुवांश ये सब नजारे चुपचाप देख रहा था। जात्राक और आचार्य विदुर ने भी बेहद गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया था, लेकिन अब वो भीड़ से थोड़ा अलग हटकर उन लोगों के मिलने का नजारा देख रहा था। वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाना चाहता था, लेकिन वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी नहीं हो पाया। ये जलन नहीं थी, बल्कि उस इंसान की तड़प थी जो दूसरों को वो खुशी महसूस करते हुए देख रहा था जो फिलहाल उसकी किस्मत में नहीं थी। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई, जो इस वक्त अबीसिया में कैद थी। वो तो यहाँ आजाद था, लेकिन अफसोस कि उसकी माँ नहीं थी। तभी अचानक लैला आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी तेज आंखों से वहां के हालात और ध्रुवांश के उदास चेहरे को भांप लिया। वो बिना कुछ कहे ही ध्रुवांश के दिल का हाल समझ गई थी। फिर उसने बहुत ही धीमी आवाज में ध्रुवांश की ओर देखे बिना ही कहा, वो लोग अपने परिवार और दोस्तों के पास वापस आए और तुम भी बहुत जल्द अपने परिवार और दोस्तों के पास वापस लौटोगे, और इस बार हम माँ को भी अपने साथ ले आएंगे। ये सुनते ही ध्रुवांश ने तिरछी निगाहों से लैला की तरफ देखा और हल्की सी हैरानी भरी आवाज में पूछा, माँ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम इस कोशिश में कामयाब होंगे? इस पर लैला ने पूरे यकीन के साथ बिना पलक झपकाए जवाब दिया, किसी और पर मुझे इतना यकीन ना हो, लेकिन तुम पर मुझे पूरा यकीन है ध्रुवांश। कुछ पल की खामोशी के बाद ध्रुवांश के चेहरे पर एक ऐसी लकीर उभरी जो पूरी तरह से मुस्कुराहट तो नहीं थी, लेकिन मायूसी भी नहीं थी। फिर उसने सुकून भरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा यकीन कभी नाकाम नहीं हुआ है। तब लैला ने अपने उसी पुराने रुतबे के साथ चेहरे पर हल्का सा गुरूर लिए जवाब दिया, हाँ मैं मानती हूँ ये। इतने में जात्राक, जो अब तक उन्हें बात करने दे रहा था, वो धीरे धीरे चलकर उनके पास आया। ध्रुवांश के सामने रुककर उसने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा, मानो वो उस लड़के की सारी काबिलियत को तोल रहा हो। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ध्रुवांश के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके बाद जात्राक ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में एक ऐसा सच कहा जिसका इंतजार लोगों को बहुत वक्त से था, तो आखिरकार 3 सुपर योद्धा एक साथ आ ही गए। अब हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये सुनकर ध्रुवांश ने पहले जात्राक को देखा और फिर उसकी नजरें दूर खड़े ध्रुविका और ध्रुव और फिर निंजा और छोटू पर गई। उस विशाल अश्वारा की तैयारियों को देखकर उसने भी पूरे यकीन के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम जंग के लिए तैयार हैं। फिर धीरे धीरे रात गुजर गई और उसके बाद आने वाले कुछ दिन बिल्कुल वैसे ही शांत रहे जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होती थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। उन सबको रहने के लिए बेहतरीन कमरे दिए गए थे। सभी ने अच्छे से आराम किया, जिसकी उन सबको बहुत ज्यादा जरूरत थी। जात्राक के लोगों ने उन्हें अबीसिया के बारे में इकट्ठा की गई काफी सारी जानकारी दी। वो बात अलग थी कि अब भी कुछ जरूरी बातें गायब थीं। ध्रुवांश ने अपनी बेहतरीन काबिलियत से अश्वारा के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। आचार्य विदुर ने भी ध्रुवांश के साथ काफी वक्त बिताया। वहीं दूसरी ओर ध्रुविका ने अपनी समझदारी के साथ ये फैसला कर लिया था कि वो ध्रुवांश को अच्छे से समझना चाहती है। दूसरी ही शाम वो सीधे ध्रुवांश के पास गई और उसने अपनी तेज आंखों से उसे घूरते हुए सवाल किया, तुम भी हमारे जैसी एक प्लेनेट से आए हो? इस पर ध्रुवांश ने भी बिना कोई बात घुमाए मुस्कुराकर उसे सीधे जवाब दिया, हाँ, और उस प्लेनेट का नाम है लेवीरिया। ये सुनकर ध्रुविका ने मासूमियत से पूछा, क्या वहां भी इतनी सारी लड़ाइयां होती हैं? तब ध्रुवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लड़ाइयां कहाँ नहीं होती। इतने में ध्रुविका ने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर ऐसा सवाल किया जो सिर्फ कम उम्र वाले ही कर सकते थे, क्या सच में तुम्हारी माँ बचपन से तुमसे दूर रही और वो इस वक्त जायरन की कैद में है? ये सवाल ध्रुवांश के दिल पर सीधे जाकर लगा, जिसके चलते वो कुछ पल के लिए एकदम सुन पड़ गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली और दबी हुई आवाज में कहा, माँ मेरे साथ थी। मानता हूं कि फिलहाल वो बहुत दूर है, लेकिन हम जल्दी जाने वाले हैं उन्हें लाने। इस पर ध्रुविका ने बड़े ही पक्के इरादे के साथ जैसे किसी बड़े फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा, फिक्र मत करना, हम उन्हें वापस लेकर ही आएंगे, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। वहीं ध्रुवांश इस लड़की की बात सुनकर पहले तो दंग रह गया, क्योंकि उस छोटी लड़की का यकीन इतना मजबूत था। ऐसा यकीन तो उसे लैला, जात्राक या खुद ध्रुव से भी नहीं मिला था।
तब उसने भी आंखों में एक नई उम्मीद के साथ हामी भरते हुए कहा, हाँ, हम जरूर उन्हें वापस लेकर आएंगे और इस शैतान का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। तीसरी शाम वो सब एक साथ खाना खा रहे थे। जात्राक के दिए गए उस बड़े से कमरे में अब सबके बीच एक ऐसा अपनापन आ गया था कि उन्हें किसी औपचारिक बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती थी। निंजा ने कहीं से ऐसे खाने का इंतजाम किया था जो आम खाने से कई गुना ज्यादा लजीज महक रहा था। छोटू ने हमेशा की तरह खाना बांटने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। कमरे में चारों तरफ बातचीत की गूंज थी। व्योमेश आचार्य विदुर को कुछ समझा रहा था, वहीं लैला और अरान्या अपनी धीमी आवाज में कुछ जरूरी बातें कर रही थी। इराबी ध्रुव और हिनीसा से किसी जरूरी चीज के बारे में पूछ रही थी। तभी थोड़ी दूरी पर ध्रुवांश बैठा था जो अपने आप में थोड़ा गुम लग रहा था। तभी अचानक छोटू ने उसके सामने एक कटोरा रखा और बड़ी ही खुशी से कहा, ये मेरे भाई निंजा का खास खाना है दोस्त। वो कह रहा था कि जब से हम अश्वारा से गए थे तब से एक बेहद दिलचस्प रसोइया सभी लोगों के लिए खाना बना रहा था। भले ही तुम्हें कुछ दिन हो गए, लेकिन आज उस रसोइये ने तुम्हारे आने की खुशी में ये लजीज खाना बनाया है। उसका कहना था कि तुम्हें ये खाना बेहद पसंद आएगा। ये सुनकर ध्रुवांश ने कटोरे को देखा और हैरानी भरी आंखों से सवाल किया, मगर उसे कैसे पता कि मुझे उसका खाना बेहद पसंद आएगा? इस पर छोटू ने हंसते हुए कहा, नहीं भी पसंद आया तो कुछ और खा लेना। अब स्वाद पसंद आने पर किसी को सूली तो नहीं चढ़ा दी जाएगी ना यार। फिर हंसते हुए वो आगे बढ़ा और ध्रुवांश उस कटोरे को घूरता रहा। थोड़ी दूरी पर बैठे ध्रुव ने यह सब देखा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कभी कभी खाने को ऐसे देखना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर ध्रुवांश ने वो खाना शुरू किया। अगले 20 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तभी अचानक ध्रुवांश के बगल में बैठी लैला के मुंह से ध्रुवांश का नाम निकला। उसने जिस अजीब तरीके से उसका नाम पुकारा था उसे सुनकर ध्रुव का सर तुरंत ऊपर उठ गया। ध्रुवांश के हाथ एकदम सुन पड़ गए थे। उसकी सांसें तेज और अजीब तरीके से चलने लगी थी। उसकी आंखें खुली तो थीं, लेकिन वो कमरे में किसी को नहीं देख रहा था। तब लैला ने उसका हाथ पकड़ते हुए घबराहट को छुपाने की कोशिश की और दबी हुई आवाज में कहा, ध्रुवांश, ध्रुवांश तुम ठीक हो? उसकी गूंजती हुई आवाज सुनकर ध्रुवांश ने लैला की तरफ देखा। उसके होंठ कुछ बोलने के लिए हिले, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अगले ही पल वो बेसुध होकर आगे की तरफ गिर पड़ा। लैला ने तुरंत उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। कमरे में मौजूद सभी लोग पल भर में समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ था। इसी के साथ वहां हंगामा मच गया। तभी आचार्य विदुर तुरंत भागकर ध्रुवांश के पास आए। उन्होंने तेजी से उसकी नब्ज टटोली और उनके चेहरे की लकीरें साफ बता रही थी कि कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि मामला बहुत गंभीर था। जात्राक तुरंत अपनी जगह से उठा और चीखते चिल्लाते हुए अपने सैनिकों को जगह बनाने के लिए कहने लगा। इस बीच निंजा भी दरवाजे की तरफ ऐसे भागा जैसे उसे कुछ समझ आ गया था। तब आचार्य विदुर ने कुछ पल बाद जब ध्रुवांश के सामने रखी कटोरी को देखा तो उन्होंने अपनी फिक्र से भरी गंभीर आवाज में कहा, यह शायद किसी जहर का असर है। ध्रुवांश के खाने में जरूर किसी तरह का जहर मिलाया गया है। ये एक धीमा जहर है, इससे तुरंत जान तो नहीं जाएगी। लेकिन इतने में लैला से रहा नहीं गया और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन क्या आचार्य? इस पर आचार्य विदुर ने गंभीर होकर जवाब दिया, लेकिन इसे अभी संभालना होगा, वरना इसके असर बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। तभी जात्राक ने टेबल के उस पार खड़े ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने इससे पहले जात्राक के चेहरे पर इतना भयंकर गुस्सा कभी नहीं देखा था। ये डर नहीं था, बल्कि ये बदला लेने की वो आग थी जो अब भड़कने वाली थी। इस आग के साथ ही जात्राक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जिसने भी ये खाना बनाया है उस रसोइये की खैर नहीं, पकड़ कर लाओ उसे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही किसी ने हड़बड़ाते हुए उसे बताया, जनाब निंजा भाई साहब कुछ लोगों के साथ गए उस रसोइये को धर दबोचने। कमरे में मौजूद हर इंसान अपने अपने काम में लग गया। ये उस फौज की खासियत थी कि मुसीबत के वक्त उन्हें किसी हुक्म का इंतजार करना नहीं पड़ता था। ध्रुव भी तुरंत दरवाजे की तरफ गया, निंजा के पीछे जाने के लिए नहीं, बल्कि बाहर देखने के लिए। बाहर का नजारा रात के वक्त जैसा होता था, बिल्कुल वैसा ही शांत और अंधेरे से भरा था। लेकिन उस जगह के दूसरे छोर पर, जहां पर कुछ दिन पहले उन लोगों का विमान उतरा था, वो कुछ ऐसा था जो किसी भी नजरिए से आम नहीं था। वहां एक अजीबोगरीब साया जो काले रंग के धुएं में लिपटा था वहां खड़ा था। वो देखने में कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। थोड़ा और आगे जाते हुए ध्रुव ने गौर करते हुए देखा कि उस शख्स के गले में छोटे छोटे आकारों की एक माला थी। जब ध्रुव ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो छोटे छोटे आकार असल में खोपड़ियां थी। दर्जनों छोटी छोटी खोपड़ियां एक रस्सी में पिरोई हुई थी। उस साय के एक हाथ में एक ऐसा दंड था जो इतना काला था कि मानो सारी रोशनी ही सोख लेता हो। उस आदमी के चेहरे पर हड्डियों से बना एक भयानक नकाब भी था, और उस नकाब के ऊपर जो इकलौती चीज साफ दिखाई दे रही थी वो थी उसकी दो आंखें, सुलगते हुए अंगारों जैसी खौफनाक और भयानक आंखें। वो साया धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे भागने की कोई जल्दी नहीं थी, मानो उसे किसी के देखने का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि वो अपना काम कर चुका था। तभी अचानक जैसे उस साय को ध्रुव की नजरों का एहसास हो गया, उसने चलते चलते अपने कदम रोके और बहुत ही खौफनाक अंदाज में अपना सिर घुमाकर ध्रुव की तरफ देखा। एक पल, दो पल, दोनों एक दूसरे को उस अंधेरे में ही घूरते रहे और फिर ध्रुव के कानों में नहीं बल्कि सीधे
उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। वो हंसी बहुत ही धीमी और शातिर थी, बिल्कुल किसी ऐसे खिलाड़ी की तरह जिसने शतरंज की बिसात पर अपनी चाल चल दी हो और अब बस सामने वाली की तबाही का इंतजार कर रहा हो। फिर उस आवाज ने सीधे ध्रुव के दिमाग में गूंजते हुए कहा, अब शुरू हुआ है असली खेल। तीसरे सुपर योद्धा, मौत का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और अगले ही पल वो जगह पूरी तरह से खाली हो गई। वो साया वहां से ऐसे गायब हुआ मानो वो कभी वहां था ही नहीं। ध्रुव दरवाजे पर खड़ा उस खाली जगह को ही घूरता रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जिसके चलते उसने कहा, ये शख्स तो हमें पहले भी मिला था। क्या नाम था इसका? हाँ, त्रिकाला। लेकिन इसने ध्रुवांश के खाने में जहर क्यों मिलाया? ध्रुव ने तुरंत पलटकर कमरे के अंदर देखा, जहां सब ध्रुवांश को संभालने में लगे थे। फिर ध्रुव ने अपने चेहरे पर एक खतरनाक शांति लिए अपनी भारी आवाज में कहा, जातराक, ध्रुवांश का इलाज पहले और फिर हमें बात करनी है। आखिर क्या है असली मकसद इस रहस्यमय त्रिकाला का ध्रुवांश के खाने में जहर मिलाने के पीछे, और कैसे मुश्किलों से टकराकर अबीसिया पहुंच पाएंगे तीनों सुपर योद्धा? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अशवारा के जाने माने हकीम बाबरू का अंदाज किसी ऐसे तजुर्बेदार हकीम की तरह था जो जानता था कि सच अगर सीधा और जल्दी बता दिया जाए तो कई परेशानियां बच जाती थीं। वो इस वक्त ध्रुवांश के कमरे के बाहर आंगन में खड़ा था। कई घंटों से लगातार काम करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे, जैसे बस यही एक चीज उनके काबू में बची थी। उनके आसपास ध्रुव, जातराक, निंजा, व्योमेश और बाकी लोग खड़े थे। तभी हकीम बाबरू ने सभी को देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी ये बात आप लोगों को थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन इस लड़के के शरीर में जो जहर है वो अपने आप खत्म हो रहा है। मेरी और आचार्य विदुर की शुरुआती दवाइयों के अलावा इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सुनते वक्त ध्रुवांश शांत रहा, क्योंकि वो जानता था कि इस बात में कोई ना कोई पेंच जरूर था। और वैसा ही हुआ जब हकीम बाबरू ने अपने होंठ भींचते हुए थोड़ी परेशानी भरी आवाज में आगे कहा, और अगर मैं एक हकीम के नजरिए से कहूं तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। आचार्य विदुर का अंदाजा बिल्कुल सही था। ये जहर एक बहुत ही खतरनाक जहर था, ऐसा जहर जो आसानी से अपना असर कम नहीं करता। इतना कहकर हकीम बाबरू कुछ पल के लिए रुक गया। उसका दिमाग इस अजीब सी पहेली को सुलझाने में लगा था। फिर उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन फिर भी ये जहर जिस भी कारण से बनाया गया था, ऐसा लगता है कि इसे बनाने वाले ने ऐन वक्त पर अपना इरादा बदल लिया था, इसलिए वो जहर लगातार कम होता जा रहा है और ध्रुवांश अगले 1 या 2 दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके इतना कहते ही ध्रुव के पीछे दरवाजे के पास खड़े छोटू के चेहरे पर राहत साफ दिखी और उसने तुरंत कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस पर हकीम बाबरू ने आं भरते हुए उसे जवाब दिया, अच्छी खबर तो है, लेकिन ये अपने साथ एक बहुत उलझा हुआ सवाल भी लाई है। मुझे ऐसी खबरें ज्यादा पसंद हैं जिनमें पहेलियां ना हो, लेकिन इसमें तो इतनी पहेलियां हैं कि दिमाग ही घूम जाए। खैर, अब जो है यही है। इतना कहकर हकीम बाबरू वापस अंदर चला गया, क्योंकि उसे अभी और भी जांच करनी थी और यहाँ उसकी बात पूरी हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आंगन के किनारे खड़े निंजा के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। वो जैसे कोई बहुत मुश्किल बात कहने की तैयारी कर रहा था और हार मानकर उसने आगे कदम बढ़ाया। फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ ध्रुव की ओर देखते हुए कहा, ओ रसोइया, मैंने बाहर जाने का हर रास्ता, हर छिपने की जगह और हर वो कोना छान मारा है जहां वो हो सकता था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि वो जा चुका है, बिल्कुल साफ तरीके से, जैसे कोई इंसान तब गायब होता है जब वो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा हो। ये सुनकर ध्रुव ने बिना किसी हैरानी के बेहद शांत अंदाज में कहा, मैं जानता हूँ वो चला गया है, मैंने उसे जाते हुए देखा था। इस पर निंजा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, भैया आपने? मगर आप उसे कैसे जानते हो? तब ध्रुव ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, मैंने कल रात उसे भागते हुए देखा था। वो पूर्वी पहाड़ी की तरफ जा रहा था और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। ये कहते हुए ध्रुव ने जातराक की तरफ देखा, जो इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ बिल्कुल सुन्न खड़ा था। उसके बाद ध्रुव ने उसे पुकारते हुए पूछा, जातराक, क्या तुम्हें तिलिस्मी स्फटिक हासिल करके वापस लौटने वाला वो सफर याद है, जब रास्ते में हमें वो अजीबोगरीब और गुत्थियों में बात करने वाला आदमी मिला था? उसका सवाल सुनते ही जातराक के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो अपनी यादों पर जोर डाल रहा था और तभी उसे कुछ याद आया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, वही पागल जो मोहरे प्यादे पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बातें कह रहा था। इस पर ध्रुव ने हामी भरते हुए गंभीर लहजे में जवाब दिया, हाँ वही आदमी, असल में वही हमारा रसोइया था जो पिछले कुछ वक्त से हमारी रसोई में काम कर रहा था। ये सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस नई जानकारी को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। तभी व्योमेश ने गहरी सांस लेते हुए जैसे कोई बड़ा राज खोला और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, उसका नाम त्रिकाला था ना, वही जिसके गले पर खोपड़ियों की माला लटकी थी। तभी छोटू ने एकदम रूखे अंदाज में बीच में टोकते हुए कहा कि आपकी मुलाकात उससे
मेरी बेहोशी के दौरान हुई थी, तो वो इतने वक्त बाद अचानक यहाँ क्यों आया होगा? और क्या आपको यकीन है कि उसी ने ध्रुवांश को जहर दिया है? तब ध्रुव ने अपना सिर हिलाकर गहराई से समझते हुए कहा, उसने वो खाना पकाया था जिसमें जहर था छोटू, मगर उसने हमारे खाने में तो वो जहर नहीं मिलाया, सिर्फ ध्रुवांश के कटोरे में जहर था। इसका मतलब वो जहर तेरे खाना परोसने के बाद ही उसमें गया होगा। लेकिन ध्रुवांश के होते हुए वो इतनी आसानी से ये काम कैसे कर सकता है? क्या वो अदृश्य था? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर ये आदमी है कौन और कहाँ से आया है? ये कहकर ध्रुव अचानक खामोश हो गया। उसकी नजरें अब पूर्वी पहाड़ी की ओर टिक गईं, जहाँ अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। हो सकता था कि वो अजीब आदमी कहीं बहुत दूर निकल गया हो, या फिर उसी अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रहा हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद ध्रुव ने परेशानी भरी आवाज में आगे कहा, जहर अपने आप खत्म हो रहा है, यही बात मेरे गले नहीं उतर रही है। अगर त्रिकाला सच में ध्रुवांश को नुकसान पहुंचाना चाहता था या हमें हमारे मकसद से रोकना चाहता था, तो उसने ऐसा जहर क्यों मिलाया जो खुद ही असर खत्म कर दे? और अगर वो कल रात भागा तो इसलिए क्योंकि वो जानता था कि जहर उतर जाएगा और अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। वो खुद से ही सवाल करते हुए उलझन में बड़बड़ाता रहा। समझ नहीं आता कि आखिर वो आदमी चाहता क्या है। क्या वो सिर्फ हमें डराना चाहता था, या फिर ध्रुवांश को जहर देने के पीछे उसकी कोई और ही वजह थी? इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहां खड़े सभी लोग खामोश थे, क्योंकि कोई भी बिना सबूत के झूठे अंदाजे नहीं लगाना चाहता था। कुछ देर बाद जात्राक ने निंजा की तरफ देखते हुए एक पक्के इरादे के साथ कहा, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ पूर्वी पहाड़ियों में, उत्तरी सड़क पर, हर जगह। अगर वो इंसान कहीं भी दिखा तो मुझे तुरंत खबर मिल जाएगी। इस पर ध्रुव ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करो, ये सारे रहस्य अब वो ही सुलझा सकता है। इतना कहकर ध्रुव ने एक आखिरी बार पूर्वी पहाड़ी की तरफ देखा और फिर वो मुड़ गया। वो जानता था कि कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ खुद ही मिल जाते थे। जल्दबाजी करने से सिर्फ अंदाजे हाथ लगते, और इस हालात में गलत अंदाजे लगाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। फिर धीरे धीरे रात गुजरती गई और अगले दिन की सुबह बेहद शांत थी। कल की इतनी बड़ी हलचल के बाद ये शांति थोड़ी अजीब लग रही थी। सुबह होते ही ध्रुवांश अपने कमरे से बाहर निकल आया। वो अपने पैरों पर चल रहा था और ये नज़ारा देखकर हकीम बाबरू के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों छलक उठे। वो इसलिए क्योंकि ध्रुवांश उनके अंदाज से कुछ घंटे पहले ही ठीक हो गया था। उसकी उंगलियों पर फिलहाल सुनहरी चेतना शक्तियां चमक रही थीं। वो शक्तियां पहले से कम जरूर थी, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ वो तेजी से बढ़ रही थी। ध्रुवांश अब अश्वारा की उस जगह में बहुत ही ध्यान से चल रहा था। वो हर एक चीज को ऐसे देख रहा था जैसे किसी नई जगह को समझने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुव दूर से ही उसे देख रहा था और वो समझ गया कि यह ध्रुवांश का इस नई दुनिया को देखने का अपना तरीका था। वो किसी पर शक नहीं कर रहा था, बल्कि बस चीजों को बारीकी से समझता जा रहा था। ध्रुवांश कुछ देर तक ऐसा करता रहा और फिर उसने मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा, जो आंगन के दूसरी ओर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी ध्रुवांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। ये पहली बार था जब ध्रुव ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था, और उस मुस्कुराहट में ध्रुवांश अपनी असली उम्र का लग रहा था। उसके बाद थोड़ा और वक्त गुजर गया और देखते ही देखते शाम ढल गई। फिर रात के खाने के वक्त त्रिकाला के बारे में बात छिड़ गई। आसपास चलती मशालों की रोशनी के बीच सभी लोग वहां मौजूद थे। हकीम बाबरू ने ध्रुवांश के ठीक होने के लिए जो खाना बताया था वो आधा ही खाया गया था, क्योंकि बातों ने सबकी भूख मिटा दी थी। ध्रुवांश ने उस रहस्यमयी रसोइये के बारे में सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। पूरी बात खत्म होने के बाद वो कुछ पल के लिए एकदम शांत रहा। तभी ध्रुवांश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए संजीदगी से कहा, मुझे लगता है कि जो लोग बिना किसी साफ वजह के अजीब हरकतें करते हैं वो या तो सच में पागल होते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी जानकारी होती है जिससे उनका हर काम सही साबित हो सके। ये कहकर उसने ध्रुव की तरफ देखा और आगे कहा, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है वो जहर का असर कम होना और मेरे बेहोश होते ही उस रहस्यमयी शख्स का भाग जाना, इसका मतलब तो साफ है कि वो शख्स मुझे मारना नहीं चाहता था। तो फिर वो इस जहर के जरिए आखिर करना क्या चाहता था, ये तो मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है। इस पर ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। जात्राक के आदमी फिलहाल उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो आसपास हुआ तो हम उसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो फिर इस बात का सच जानने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। तभी व्योमेश ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ध्रुवांश अब बिल्कुल ठीक हो गया है। त्रिकाला का जो भी इरादा था, नतीजा तो यही है ना कि हमारा तीसरा सुपर योद्धा सही सलामत हमारे साथ है। इसलिए मैं तो इस बात को अपनी कामयाबी मानूंगा और आगे बढ़ने पर ध्यान दूंगा। वहीं दूसरी ओर ढलती शाम के साथ लैला उस जगह की पश्चिमी छत पर खड़ी थी। वहां से पूरी घाटी और दूर की पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी। रात में जगमगाते तारों का वो नजारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि हाल ही में हुई सारी परेशानियां जैसे कहीं पीछे छूट गई थीं। तभी ध्रुवांश वहां आ पहुंचा, क्योंकि वो पूरे दिन से नीचे रहकर लोगों से बातचीत ही करता जा रहा था, और अब वो लैला को ढूंढता हुआ इस छत पर आ खड़ा हुआ। फिर लैला को देखकर वो चुपचाप छत के किनारे पर खड़ा होकर सामने का नजारा देखने लगा, और लैला दीवार पर बैठकर बस उसे ही देखे जा रही थी। उसे लगता था कि ध्रुवांश को देखना तारों भरे आसमान को देखने से ज्यादा दिलचस्प था।
कुछ देर की खामोशी के बाद लैला ने सीधे उससे सवाल किया, ध्रुवांश, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इस पर ध्रुवांश ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो घाटी पर छाए अंधेरे और उसमें जगमगाते तारों की तरफ एक नजर देखने के बाद लैला की तरफ देखने लगा। ऐसा करते हुए उसने एकदम शांत अंदाज में कहा, नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, आखिर तुम जो मेरे साथ हो। लैला कुछ पल तक बस उसे ही घूरती रही। उसका चेहरा हमेशा की तरह एकदम शांत था, जैसे अपनी भावनाओं को काबू करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं बल्कि उसकी आदत थी। फिर भी उसने बहस करना सही नहीं समझा। वो जानती थी कि कुछ बातों पर जोर डालना बेवकूफ़ी होती थी और ये वक्त बिल्कुल वैसा ही था। ध्रुवांश ने जो जवाब दिया था वो असल में खुद को तसल्ली देने के लिए था। ये समझते हुए लैला ने अपनी नजरें वापस घाटी की तरफ मोड़ ली। आखिर में उसने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी डर नहीं लग रहा। भले ही ये बात पूरी तरह सच नहीं थी और ये बात वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी दोनों ने इस पर कोई सवाल नहीं किया और यही उन दोनों के बीच की सबसे बड़ी सच्चाई थी। फिर वो दोनों उस हल्की रोशनी में तब तक बैठे रहे जब तक कि वो तारों की रोशनी कम नहीं होने लगी और फिर वो चुपचाप उठकर अंदर चले गए। उन्होंने दोबारा इस बारे में बात नहीं की क्योंकि कुछ बातें पूरी तरह खत्म होने पर नहीं बल्कि खामोशी में ही मुकम्मल हो जाया करती थी। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 दिन तैयारियों में ही गुजर गए। उसकी अगली सुबह पास के एक मैदान में ध्रुवांश कड़ी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। पिछले 2 दिनों से छोटू लगातार ध्रुवांश को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। उसकी नजरें किसी पारखी की तरह थी। छोटू उन लोगों में से बिल्कुल नहीं था जो किसी के नाम या रुतबे से बदल जाएं। वो तो सिर्फ उसी काबिलियत की इज्जत करता था जो उसकी आंखों के सामने साबित की गई हो। ये उसका कोई गुरूर नहीं था बल्कि उसकी अपनी कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा था। उसने खुद अपनी ताकत को खून पसीना एक करके हासिल किया था और वो अपने साथ खड़े होने वाले योद्धाओं से भी उसी मेहनत की उम्मीद रखता था। इन 2 दिनों में उसने ध्रुवांश में इतना तो देख ही लिया था कि उसकी दिलचस्पी जाग उठी थी, लेकिन इतना नहीं देखा था कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। धीरे धीरे दिन चढ़ा और दोपहर के वक्त जब अक्लमंद लोग आराम से अपना खाना खा रहे थे तब छोटू ने ध्रुवांश को मैदान में पसीना बहाते हुए पाया। उसे देखते ही छोटू ने बड़ी ही मामूली अंदाज में ध्रुवांश के पास जाते हुए उससे कहा, दोस्त, अकेले ट्रेनिंग करके उब गए होंगे, तुम कहो तो साथ ट्रेनिंग करें। ये सुनते ही ध्रुवांश ने अपनी जगह पर रुकते हुए पहले छोटू को देखा। उसके बाद उसने मैदान की तरफ अपनी नजरें घुमाई और फिर वापस छोटू को देखने लगा। उसके चेहरे के भाव से साफ समझ आ रहा था कि उसने छोटू की इस चुनौती को अच्छी तरह से भांप लिया था और अब वो बस ये तय कर रहा था कि इस चुनौती को कबूल करना चाहिए या नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद ध्रुवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज अचानक आपको साथ ट्रेनिंग करने का ख्याल कैसे आया? इस पर छोटू ने बिना किसी झिझक के सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि हम जायरन के खिलाफ साथ लड़ने वाले हैं। भैया ने मुझे लड़ते हुए देखा है और मैंने भैया को, मगर तुम्हारी ताकत देखने का मुझे कोई मौका नहीं मिला, इसलिए मैं ये अच्छे से जानना चाहता हूँ कि तुम मुकाबले के वक्त कैसा कमाल करते हो। तुम्हारी कमियां और खूबियां जानना हम सबके लिए बाद में फायदेमंद साबित होगा। ये बात सुनकर ध्रुवांश की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई जिसे उसने पलक झपकते ही काबू कर लिया। ये कोई नाराजगी नहीं थी बल्कि उस शिकारी की एक चौकन्नी नजर थी जिसकी लड़ने की भूख को सीधा ललकारा गया हो। अगले पल अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ठीक है, तो चलिए देख ही लेते हैं कि किसकी कमियां ज्यादा हैं। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और सौम्य थी, लेकिन उसकी आवाज में अपनी ताकत साबित करने का इरादा साफ झलक रहा था। तो क्या होगा जब मुकाबले के मैदान में टकराएंगे 2 दुनियाओं के सुपर योद्धा? आपको क्या लगता है कौन इस मुकाबले में जीतेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ट्रेनिंग के मैदान में छोटू और ध्रुवांश ने अपनी लड़ाई आधी ताकत के साथ शुरू की। ये एक ऐसा तरीका था जिसे तजुर्बेदार योद्धा तब इस्तेमाल करते थे जब उन्हें सामने वाले की हदों का अंदाजा नहीं होता था। वो लोग एक दूसरे का फासला नाप रहे थे, तेजी परख रहे थे और एक ऐसी लय बना रहे थे जो आगे की लड़ाई का रास्ता तय करती। छोटू के अंदर मौजूद शक्तियां इस तरह बह रही थी जैसे वो उसका कोई शारीरिक हिस्सा हो। बिना सोचे, बिना किसी खास तकनीक के, बस एक सीधा जवाब। उसका हर एक वार सीधा था, कोई घुमाव फिराव नहीं। उसने बहुत पहले ये मान लिया था कि 2 जगहों के बीच का सबसे छोटा रास्ता ही सबसे सही रास्ता होता था। तभी अचानक छोटू ने शक्तियों से भरा एक जोरदार वार किया। ये कैसा तेज और अचानक हमला था जो अच्छे योद्धाओं को ये सोचने पर मजबूर कर देता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इस हमले को देखकर ध्रुवांश का जवाब कोई पलटवार नहीं था, बल्कि उसने तुरंत एक चेतना जाल तैयार कर लिया। छोटू का वार उस तक पहुंचता उससे पहले ध्रुवांश ने उस जोरदार हमले की दिशा ही मोड़ दी। तब छोटू ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां किसी और तरफ खिसक गई थी और उसे किसी रुकावट का एहसास ही नहीं हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ध्रुवांश का पलटवार एक ऐसी जगह से आया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। छोटू ने उस हमले को अपनी छाती के बजाय अपने हाथ पर रोका, जिसकी वजह से उसे 2 कदम पीछे खिसकना पड़ा। कुछ ही पलों में उन दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमला किया। इस बार छोटू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी अंदरूनी शक्तियों को बाकी शक्तियों के साथ मिला लिया।
जिससे उसके हमलों का वजन और ज्यादा खतरनाक हो गया। फिर वो एक के बाद एक हमले करता गया, अपनी लय बदली और तीसरे वार को इस तरह घुमाया कि वो बिल्कुल हैरान हो गया। तभी ध्रुवांश का चेतना जाल बदल गया। वो बदलाव पहले वाले से भी ज्यादा तेज था। इतना जबरदस्त हमला होने के बावजूद वो तीसरा वार भी अपनी सही जगह पर नहीं लग पाया। ये देखकर छोटू अपनी जगह पर रुक गया और उसने अपने घुटनों पर हाथ रखकर लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी। वहीं ध्रुवांश को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और उसकी यही शांति छोटू को और ज्यादा हैरान कर रही थी। अपनी सांसों को काबू करते हुए छोटू ने ध्यान से उसे देखा और थोड़ी खींच के साथ कहा, तू काफी चालाक है ध्रुवांश। उम्र के हिसाब से तेरी ताकत और समझदारी वाकई लाजवाब है, और ये अजीबोगरीब शक्ति जाल, इसमें भी तुझे महारत हासिल है। तू मुझे काफी परेशान कर रहा है यार। ये सुनकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए ध्रुवांश ने बहुत ही शांत और लापरवाही भरे अंदाज में उसे जवाब दिया, परेशान तो कर रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके खिलाफ ये काफी असरदार भी है। आखिर आप भी तो अपनी अदृश्य शक्तियों का इस तरह बखूबी इस्तेमाल कर रहे हो। आपके हमले एक तरह से आते दिखते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वो बदल जाते हैं। अगर मैं लगातार ध्यान न देता रहूं तब तो मैं इन हमलों से कभी बच ही नहीं पाऊंगा। उसकी बात पर छोटू के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई, जो इस बात का इशारा थी कि अब असली खेल शुरू होने वाला था। फिर उसने पूरे जोश के साथ हामी भरते हुए कहा, हाँ, बात तो तेरी सही भी है। सच कहूं तो तेरे साथ काफी मजा आ रहा है। ठीक है, अब एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ शुरू करते हैं। इस बार मैं तुझे किसी और चीज की ताकत भी दिखाता हूँ। इसके बाद जो हुआ वो कोई इम्तिहान नहीं था। सच कहा जाए तो ये उन दोनों के लिए एक मजा था। एक ऐसे योद्धा से लड़ना जिसकी ताकत की कोई सीमा ना हो, ऐसे काबिल योद्धाओं के लिए एक अलग ही नशा था। छोटू ने अपनी शक्तियों को इस कदर बाहर निकाला जिसे वो सिर्फ असली लड़ाइयों के लिए बचा कर रखता था। वहीं ध्रुवांश के अंदर से दिग्गज जानवरों की शक्तियां बाहर निकलने लगी। ये एक ऐसा गहरा और खतरनाक हमला था जो आसपास के दबाव को पूरी तरह से बदल रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। तभी अचानक छोटू को ध्रुवांश के पैंतरे में एक कमी दिखी और उसने तुरंत अपने प्राचीन निशानों का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर एक जोरदार वार कर दिया। उस जोरदार हमले को अपनी कमजोरी को समझते देख ध्रुवांश ने हिलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी उसने तुरंत वापसी करते हुए अपना एक जोरदार वार छोटू के कंधे पर जड़ दिया, जिससे वहां एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। इस आवाज के साथ ही शक्तियों की खतरनाक लहरें चारों तरफ फैलती दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि उस मैदान की हालत भी इस वक्त काफी खराब हो गई थी। इस बीच प्राचीन निशान के उस शक्तिशाली हमले से ध्रुवांश झटका खाकर काफी पीछे हो गया और उसने चेहरे पर परेशानी के साथ छोटू की तरफ देखा। फिलहाल छोटू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने कहा, सच कहूं तो पिछले बार में मैंने काफी ज्यादा ताकत इस्तेमाल की थी, फिर भी तू अच्छी तरह इससे बच गया। यह कमाल है। तब ध्रुवांश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे भी अपनी टक्कर का योद्धा आखिरकार मिल गया था। उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगे और इस बीच मैदान के किनारे पर खड़ा ध्रुव उन्हें ही देख रहा था। वो असल में छोटू को ढूंढने आया था, क्योंकि व्योमेश के पास कुछ जरूरी जानकारी थी जो वो सबको बताना चाहता था। लेकिन इन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देख उसने फैसला किया कि ये जरूरी बात थोड़ी देर रुक सकती थी। कुछ ही पलों में ध्रुव ने देखा कि किस तरह छोटू ने ध्रुवांश को उसकी पूरी ताकत निकालने पर मजबूर कर दिया। दोपहर की ढलती रोशनी में ध्रुवांश की अमर शक्तियां और दिग्गज जानवरों की शक्तियां भी चमकती दिखाई दे रही थी। इस खौफनाक और तनाव भरे माहौल में भी ये पल ध्रुव को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। ये सब मामूली तो नहीं था, लेकिन दो शक्तिशाली योद्धाओं को इस तरह अपनी जी जान लगाते हुए देखकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर उन्हें और लड़ने देने के बाद ध्रुव ने मैदान की तरफ देखते हुए जोर से आवाज दी। ऐसा करते हुए उसने तेज आवाज में दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, सुपर योद्धाओं, अगर लड़ने से थक गए हो तो अब थोड़ी जरूरी बात भी कर लें। व्योमेश के पास कुछ जरूरी खबर है अबीसिया और जायरन के बारे में। जब तुम दोनों की ये लड़ाई पूरी हो जाए तो अंदर आ जाना। उसकी बात सुनते ही छोटू और ध्रुवांश ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने ही एक साथ कहा, इस लड़ाई को बाद में जारी रखेंगे, फिलहाल के लिए अंदर चलते हैं। कुछ देर बाद एक बड़े से कमरे में सभी लोग इकट्ठा हुए। कमरे की मशालें जल रही थी और व्योमेश ने अपने सारे कागजात उस बड़ी सी मेज पर फैला दिए थे। तभी व्योमेश ने उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखते हुए बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में कहा, जायरन के शैतान अबीसिया के आसपास और अंदर बहुत ज्यादा तेजी से बेचैन होकर मंडरा रहे हैं। जातराक और हकीम बाबरू की मदद से हमने उस ग्रह के आसपास की शैतानी शक्तियों में पिछले कुछ वक्त में हुई हलचल को देखा है और इससे हमें यह पता चला है कि वो शैतान बहुत ज्यादा बेसब्र हो चुके हैं। अबीसिया से वो आसपास के ग्रहों पर तेजी से फैलते जा रहे हैं और ये कोई एक बार की बात नहीं है। वो एक ग्रह को खत्म करके तुरंत दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। सच कहें तो ये कोई बचाव की तैयारी बिल्कुल नहीं लग रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जायरन की फौज को यह पता चल चुका है
कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी अग्निदेव, जो उसी दोपहर लिवीरिया से अश्वारा बुलाए गए थे, अपनी थकान को छुपाते हुए सख्त लहजे में अपनी बात कहने लगे। मुझे लगता है कि उन्हें हम पर शक हो गया है। हाल ही में हमने ज़ायरन के चेले अजारिक को खत्म किया था और अजारिक काफी महीनों से अबीसिया में ही छुपा था। इसलिए मेरा मानना है कि उसने जरूर अपने आका को कोई इशारा कर दिया होगा, जिससे ज़ायरन समझ गया होगा कि ध्रुवांश कितना ताकतवर हो चुका था। ऐसे में उसके पास अब अपना सबसे बड़ा हमला करने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। शायद वो समझ गया कि तीनों सुपर योद्धा एक साथ आ गए और उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ध्रुव ने भी सारी हलचल को ध्यान से देखा। ये कोई घबराहट में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि वो शैतान किसी खास जगह के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे थे। एक लंबी आंख भरते हुए उसने सबको देखते हुए कहा, हम सबको तैयार रहना होगा और साथ ही आसपास के सभी ग्रहों को सावधान कर दो। हो सके तो अबीसिया के आसपास जितने भी ग्रह सही सलामत बचे हैं, उनके लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लो। उसकी बात पर हामी भरते हुए ध्रुवांश ने उन कागजात को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए कहा, हाँ, यह हलचल देखकर साफ पता चल रहा है कि ज़ायरन पहले से ही सारी तैयारी कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास अब वो वक्त नहीं बचा है जिसकी हम इतने दिनों से उम्मीद कर रहे थे। ये सुनते ही छोटू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ध्रुव से गंभीरता के साथ कहा, मेरे ख्याल से अब वक्त आ ही गया है कि हम सारी फौजों को इकट्ठा कर अबीसिया पर धावा बोल दें। भले ही उस ज़ायरन के बहुत से लोग मारे गए, फिर भी मेरा मानना है कि उसने अबीसिया में खतरनाक शैतान तैनात कर दिए होंगे। इस दौरान ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और सीधे उसकी आंखों में देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ छोटू, हमें किसी भी पल यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहना होगा। अग्निदेव, आपको और जंगबाज जी को लिवीरिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को भी इकट्ठा करना होगा। जब हम दोनों ग्रहों के योद्धा अबीसिया पर हमला करेंगे, उसी वक्त लिवीरिया के सभी योद्धा बाकी ग्रहों पर वार करते शैतानों से टकराएंगे। इस तरह हम दो तरफ से शैतानों का खात्मा करते जाएंगे। इस बार हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में। उसकी बात पर सभी ने रजामंदी जताई, जिसके बाद वो तैयारियों में लग गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सुबह का आगमन एक अजीब सी खामोशी लेकर आया। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी और मशालों की रोशनी अब मध्यम पड़ने लगी थी, लेकिन हवा में अभी भी रात की वो ठंडी छुअन बाकी थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव छत पर खड़ा था। वो आसमान को घूरते हुए त्रिकाला अबीसिया में होती हलचल और ध्रुवांश की मां गौतमी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक जात्राक वहां पहुंच गया। उसके हाथों में कुछ नापने वाले यंत्र थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो ध्रुव ने पहले कभी नहीं देखा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई बार गिनती की हो और हर बार जवाब एक ही आया हो, जो तबाही की तरफ इशारा कर रहा था। इतने में जात्राक ने दूर क्षितिज की तरफ कांपते हुए हाथ से इशारा करते हुए अड़बड़ा कर कहा, वाह, वो देखो ध्रुवांश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से इसका मतलब है कि वो पहले से ही बहुत आगे निकल चुका था। जब हमने ध्रुव ने अश्वारा की उस ऊंचाई से दूर आसमान की तरफ देखा। वो आसमान काफी अजीब लग रहा था, कुछ ऐसा गलत जिसे दिमाग तुरंत समझ नहीं पाता। वो अंधेरा किसी आम रात के अंधेरे जैसा नहीं था। वो अंधेरा किसी रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि वो एक अलग ही सच था। एक ऐसा गहरा कालापन जिसका अपना एक भारी वजन था, और वो कालापन फैल रहा था बहुत धीरे धीरे, लहरों की तरह। लेकिन जब इन लहरों ने दूर चमकते तारों को छुआ तो ध्रुव की आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गईं। तारों की रोशनी बुझ नहीं रही थी, बल्कि वो तारे उस कालेपन में खिंच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का कोई मुंह खुल गया हो और वो सब कुछ निगलता जा रहा हो। तभी पीछे से एक शांत लेकिन खौफनाक आवाज आई और ध्रुव ने पलट कर देखा तो ध्रुवांश वहां खड़ा था। वो शायद उन दोनों से भी पहले का जागा हुआ था। वहां आते ही ध्रुवांश ने उस दूर फैलते कालेपन को देखकर एक कड़वा सा उगलते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो पहले से ही पूरी तरह तैयार था, हमारे यहाँ तक पहुंचने से बहुत पहले ही। ज़ायरन वो खुद को ठीक नहीं कर रहा था और ना ही कोई इंतजार कर रहा था। जब हम अबीसिया की तैयारियां कर रहे थे, वो पहले ही सब कुछ कर चुका था। ये सारा वक्त, हमारा सारा सफर, ये सब वो वक्त था जिसके बारे में हम नासमझों की तरह सोच रहे थे कि ये हमारे पास था, लेकिन असलियत में हमारे पास कभी कोई वक्त था ही नहीं। कुछ ही पलों में छत पर बाकी लोग भी इकट्ठा होने लगे। नीचे मौजूद मार्कस और प्लूटोनिया के योद्धा भी किसी खतरे की आहट को भांपकर बाहर निकल आए थे। इस बीच जंगबाज पूर्वज ने पीछे से आती हुई उस तबाही को देखकर खुरदुरी आवाज में पूछा, अबीसिया, ये सब अबीसिया से आ रहा है? वहीं व्योमेश ने उस तबाही की दिशा की तरफ इशारा करते हुए घबरा कर जवाब दिया, हाँ, ये सारी शैतानी ताकत अबीसिया से ही आ रही है। इसका मतलब अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर हमने जरा भी देरी की तो ये शैतानी ताकत पूरे ब्रह्मांड में फैलकर सब कुछ निकल जाएगी। तब ना मार्कस रहेगा, ना प्लूटोनिया, और ना अश्वारा, और ना ही लेवीरिया। ध्रुव ने उस विशाल पुराने और पूरी तरह से जाग चुके अंधेरे को देखा। फिर उसने नीचे खड़े अपने योद्धाओं को देखा, जिनके चेहरों पर अब एक अलग ही तैयारी नजर आ रही थी। उसने ध्रुवांश को देखा, जो अब फैसला कर चुका था। आखिर में उसने छोटू की आंखों में देखा और एक पल के इशारे में ही उनके बीच बिना शब्दों की बात हो गई।
उसके बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और उस निगलते हुए ब्रह्मांड की तरफ एक आखिरी बार देखा और पलट गया। वो हार मानकर नहीं पलटा था, बल्कि वो उस दिशा में पलटा था जहां से इस सबसे बड़ी तबाही का जवाब दिया जाने वाला था। इसी के साथ ध्रुव ने यकीन भरी आवाज में कहा, तो चलिए चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े युद्ध में लड़ने, शैतानों के आका और अबीसिया के राजा जायरन से। तो आखिर क्या होगा जब ध्रुव और बाकी सभी पहुंचेंगे जायरन से लड़ने के लिए अबीसिया में? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।